पुस्तक का नाम अमरवाणी भाग 1। लेखक परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। युग निर्माण के उपयुक्त प्रबुद्ध व्यक्तियों की आवश्यकता। पीछे तो इसका विस्तार अपरिमित क्षेत्र में होना है। अगणित व्यक्ति, संगठन, देश और समूह इस योजना को अपने अपने ढंग से कार्यान्वित करेंगे। जिस प्रकार अध्यात्मवाद, साम्यवाद, भौतिकतावाद आदि अनेकवाद कोई संस्था नहीं वरन विचारधारा एवं प्रेरणा होती है, व्यक्ति या संगठन इन्हें अपने अपने ढंग से कार्यान्वित करते हैं। इसी प्रकार युग निर्माण कार्यक्रम एक प्रकाश प्रवाह एवं प्रोत्साहन उत्पन्न करने वाला एक मार्गदर्शक बनकर विकसित होगा। आज गायत्री परिवार उसकी प्रथम भूमिका संपादित करने का प्रयत्न मात्र ही कर सकेगा। इतना कार्य कर सकने की क्षमता उसमें मौजूद है, यह भली प्रकार सोच समझकर नाप तोल कर ही कार्य आरंभ किया गया है। लोक हसाई का हमें भी ध्यान है। वांग्मय 66 2.72। नई प्रबुद्ध पीढ़ी का अवतरण। ऐसे संस्कारवान बालकों के शिक्षा के लिए नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता होगी, जहाँ का प्रत्येक पाठ, प्रत्येक आचरण, प्रत्येक शिक्षण महामानव बनाने वाला हो। ऐसे विश्वविद्यालय बनाने और चलाने के लिए संभवतः हम इस शरीर से जिंदा न रहेंगे, पर उसकी योजना तो स्वजनों के मस्तिष्क में छोड़ ही जानी होगी। युग निर्माण कार्य महान है, उसके लिए महान योजनाएं प्रस्तुत करनी होगी। नई पीढ़ी का रचना कार्य प्रबुद्ध युवकों के धर्म विवाहों से आरंभ होगा। इसे एक प्रचंड आंदोलन का रूप हमें शीघ्र ही देना होगा। वांग्मय 66 2.75। सुसंस्कृत व्यक्तियों की आवश्यकता। अब युग की रचना के लिए ऐसे व्यक्तित्वों की ही आवश्यकता है जो वाचालता और प्रचार प्रसार से दूर रहकर अपने जीवनों को प्रखर एवं तेजस्वी बनाकर अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करे, और जिस तरह चंदन का वृक्ष आसपास के पेड़ों को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार अपनी उत्कृष्टता से अपना समीपवर्ती वातावरण भी सुरभित कर सके, अपने प्रकाश से अनेकों को प्रकाशवान कर सके। धर्म को आचरण में लाने के लिए निस्संदेह बड़े साहस और बड़े विवेक की आवश्यकता होती है। कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए सदुद्देश्य की ओर धैर्य और निष्ठापूर्वक बढ़ते चलना मनस्वी लोगों का काम है। ओछे और कायर मनुष्य 10-5 कदम चलकर ही लड़खड़ा जाते हैं। किसी के द्वारा आवेश या उत्साह उत्पन्न किए जाने पर थोड़े समय श्रेष्ठता के मार्ग पर चलते हैं, पर जैसे ही आलस्य, प्रलोभन या कठिनाई का छोटा मोटा अवसर आया कि बालू की भीत की तरह औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। आदर्शवाद पर चलने का मनोभाव देखते देखते अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे ओछे लोग अपने को न तो विकसित कर सकते हैं और न शांतिपूर्ण सज्जनता की जिंदगी ही जी सकते हैं। फिर इनसे युग निर्माण के उपयुक्त उत्कृष्ट चरित्र उत्पन्न करने की आशा कैसे की जाए। आदर्श व्यक्तियों के बिना दिव्य समाज की भव्य रचना का स्वप्न साकार कैसे होगा। गाल बजाने वाले पर उपदेश कुशल लोगों द्वारा यह कर्म संभव होता, सो वह अब से बहुत पहले ही संपन्न हो चुका होता। जरूरत उन लोगों की है जो आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति को जीवन की सबसे बड़ी सफलता अनुभव करे और अपनी आस्था की सच्चाई प्रमाणित करने के लिए बड़ी से बड़ी परीक्षा का उत्साहपूर्ण स्वागत करे। वांग्मय 66 2.76। आदर्श व्यक्ति ही किसी देश या समाज की सच्ची समृद्धि माने जाते हैं। जमीन में गड़े धन की चौकसी करने वाले सांपों की तरह तिजारी में जमा नोटों की रखवाली करने वाले कंजूस तो गली कूचों में भरे पड़े हैं। ऐसे लोगों से कोई प्रगति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। प्रगति के एकमात्र उपकरण प्रतिभाशाली चरित्रवान व्यक्तित्व ही होते हैं। हमें युग निर्माण के लिए ऐसा ही आत्माएं चाहिए। इनके अभाव में सब सुविधा साधन होते हुए भी अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में तनिक भी प्रगति न हो सकेगी। धन दान नहीं, समय दान। धन का दान करने वाले बहुत हैं। धन के बल पर नहर सड़क बन सकती है,
लोकमानस को उत्कृष्ट नहीं बनाया जा सकता। यह कार्य सत्पुरुषों के भावनापूर्ण समयदान से ही संभव होगा। युग निर्माण के लिए धन की नहीं, समय की, श्रद्धा की, भावना की, उत्साह की आवश्यकता पड़ेगी। नोटों के बंडल यहाँ कूड़े करकट के समान सिद्ध होंगे। समय का दान ही सबसे बड़ा दान है, सच्चा दान है। धनवान लोग अश्रद्धा एवं अनिच्छा रहते हुए भी मान, प्रतिफल, दबाव या अन्य किसी कारण से उपेक्षा पूर्वक भी कुछ पैसे दान खाते फेंक सकते हैं, पर समय दान वही कर सकेगा जिसकी उस कार्य में श्रद्धा होगी। इस श्रद्धा युक्त समय दान में गरीब और अमीर समान रूप से भाग ले सकते हैं। युग निर्माण के लिए इसी दान की आवश्यकता पड़ेगी और आशा की जाएगी कि अपने परिवार के लोगों में से कोई इस दिशा में कंजूसी न दिखावे। वाङ्मय 66 3.7। युग परिवर्तन की संभावनाएं साकार होकर रहेगी। अपनी इन्हीं मान्यताओं और क्रिया पद्धतियों को लेकर युग निर्माण योजना एक सुनियोजित और सुव्यवस्थित गति से आगे बढ़ती चली जा रही है। दूसरे संगठन या आंदोलन दो आधार लेकर चलते हैं, एक आर्थिक साधन, दूसरा तथाकथित बड़े और प्रभावशाली व्यक्तियों का संबंध। बड़े कहलाने वाले संगठनों की चमक दमक हलचल दिख पड़ती हैं। उनमें बड़े आदमियों का बुद्धि कौशल, व्यक्तित्व और धन छाया रहता है और उसी आधार पर वह आवरण खड़ा रहता है। जड़ बिल्कुल खोखली होती है, नीचे से ईंट निकली कि सारा ढांचा लड़खड़ा कर गिर पड़ता है। कल के बड़े आंदोलन, बड़े संगठन आज विस्मृति के गर्त में गिरते दिखाई पड़ते हैं। युग निर्माण योजना का मूल आधार जीवित, भावना संपन्न और सुसंस्कारी व्यक्तियों का संग्रह है। इसे एक अद्भुत उपलब्धि ही कहना चाहिए कि एक एक करते ढूंढते हुए व्यक्तिगत ढूंढ खोज परख करते हुए व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर ऐसे भावनाशील और आदर्शवादी व्यक्तित्व ढूंढ निकाले गए। उन्हें एकमात्र सूत्र में माला की तरह गूंथा गया और एक ऐसी बहुमुखी कार्य पद्धति दी गई जिसके आधार पर वह संगठन प्रचारात्मक, रचनात्मक और संघर्षात्मक विविध प्रवृत्तियों के अपने क्षेत्र में अपने ढंग से, अपनी योग्यता अनुसार चलता रह सके। कार्य करने से ही अभ्यास बढ़ता है, अनुभव होता है और उत्साह उमड़ता है और साहस चलता है। सतसूत्री योजनाओं में संलग्न युग निर्माण परिवार अब ऐसी स्थिति में विकसित हो गया है कि जिन आदर्शों को लेकर यह अभियान आरंभ हुआ था उसकी संभावना को सफलता के रूप में देखा जा सके। कार्य भले ही कम हुआ हो, पर कार्यकर्ताओं ने अपने क्षेत्र में असाधारण श्रद्धा अर्जित की है। जनशक्ति को साथ लेकर चलने में आश्चर्यजनक सफलता पाई है। पिछले दिनों की उपलब्धियों पर दृष्टिपात करने से दो तथ्य ऐसे हैं जिन्हें देखते हुए यह विश्वास किया जा सकता है कि कुछ दिन पहले जिस आंदोलन को बहस, सनक, कल्पना की उड़ान, छोटे मुंह की बात, असंभव आदि कहकर उपहास उड़ाया जाता था, वह अगले दिनों तक यथार्थता बनने जा रहा है। इसके दो कारण हैं। एक, परिवार का आदर्शवादी आस्थाओं के आधार पर गठन। दो, जनता की आकांक्षाओं के, युग की मांग के अनुरूप कार्य पद्धति का अपनाया जाना। गांधी जी का आंदोलन इस दो कारणों से ही सफल हुआ था। एक तो उन दिनों एक से एक बढ़कर भावनाशील और निर्मल चरित्र व्यक्ति इसमें सम्मिलित हुए थे। दूसरे, देश की जनता का बच्चा बच्चा जिस स्वतंत्रता की आवश्यकता अनुभव करता था, उसी की पूर्ति को लक्ष्य बनाकर कांग्रेस चल रही थी। ठीक यही इतिहास ज्यों का त्यों युग निर्माण योजना दोहरा रही है और ठीक उसी आधार पर उसे जन सहयोग मिल रहा है तथा असंभव समझा जाने वाला लक्ष्य नितांत संभव होता दिख रहा है। वाङ्मय 66 3.20। जनता की जो आवश्यकताएं आज हैं उसी के अनुरूप युग निर्माण योजना मार्गदर्शन दे रही है। भावनाओं का परिवर्तन, सृजनात्मक कार्यों में पारस्परिक सहयोग का उत्साहपूर्वक नियोजन
अवांछनीयता से हर क्षेत्र में लड़ पड़ने का शौर्य, साहस, यह तीनों ही प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जो एक बार उभरी सो उभरी। असुरता में ही पनपने की शक्ति हो सो बात नहीं है। देवत्व में भी आत्मविस्तार की क्षमता है। उसे यदि अवसर मिल सके तो उसका अभिवर्धन और भी अधिक द्रुत गति से होता है। एक व्यक्ति दूसरों को बनाए, यही है सच्चा और ठोस आधार। पोला आधार वह है जिसमें लाउडस्पीकर चिल्लाते और अखबार लंबे लंबे समाचार छापते हैं, मंच पंडाल बनते, धुआंधार भाषण होते और पर्चे पोस्टरों के गुब्बारे उड़ते हैं। किराए पर जुलूस की भीड़ जमा करने का भी अब एक व्यवस्थित धंधा चल पड़ा है। यह फुलझड़ियाँ बिल्कुल बचकानी है और आंदोलनों के नाम पर यही तमाशे हर ओर खड़े दिखाई पड़ते हैं। इस विडंबना के युग में युग निर्माण योजना अपना अलग आधार लेकर चल रही है। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति को बनाया जाना, दीप द्वारा दीप को जलाया जाना, यही है अपना सिद्धांत। चंदा मांगते फिरने से काम शुरू करना नहीं, वरन घर से खैरात शुरू करना, स्वयं समय और पैसा खर्च करके अपनी निष्ठा का परिचय देना और उसी से दूसरों में अनुकरण की आकांक्षा उत्पन्न करना, यही है अपना वह क्रियाकलाप जिसने लक्ष्य की ओर द्रुत गति से चलने में कीर्तिमान स्थापित किया है। वाङ्मय 66 3.21। युग निर्माण योजना की सबसे बड़ी संपत्ति उस परिवार के परिजनों की निष्ठा है जिसे कूटनीति एवं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के आधार पर नहीं, धर्म और अध्यात्म की निष्ठा के आधार पर बोया, उगाया और बढ़ाया गया है। किसी को पदाधिकारी बनने की इच्छा नहीं, फोटो छपाने के लिए भी तैयार नहीं, नेता बनने के लिए कोई उत्सुक नहीं, कुछ कमाने के लिए नहीं, कुछ गंवाने के लिए जो आए हो उनके बीच इस प्रकार कल छल छद्म लेकर कोई घुसने का भी प्रयत्न करे तो उस मोर का पर लगाने वाले कौवे को सहज ही पहचान लिया जाता है और चलता कर दिया जाता है। यही कारण है कि इस विकासोन्मुख हलचल में सम्मिलित होने के लिए कई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षी आए, पर वे अपनी दाल गलती न देखकर वापस लौट गए। यहाँ निस्पृह और भावनाशील परमार्थ परायण निष्ठा के धनी को ही सिर माथे पर रखा जाता है। धूर्तता को सिर पर पांव रखकर उल्टे लौटना पड़ता है। यह विशेषता इस संगठन में न होती तो महत्वाकांक्षाओं ने अब तक इस अभियान को भी कब का निगल कर हजम कर लिया होता। अखबारों में अपने लिए कोई स्थान नहीं, उन बेचारों को राजनीतिक हथकंडे और सिनेमा के करतब छापने से ही फुर्सत नहीं। धनियों को अपनी यश लोलुपता तथा धंधे पानी का कुछ जुगाड़ बनता नहीं दिखता। इस दृष्टि से मिशन को साधनहीन कहा जा सकता है, पर निष्ठा से भरे पूरे और विश्व मानव की सेवा के लिए कुछ बढ़ चढ़कर अनुदान प्रस्तुत करने के लिए व्याकुल अंतःकरण ही अपनी वह शक्ति है जिसके आधार पर देश के नहीं विश्व के कोने कोने में, घर घर और जन जन के मन में इस प्रकाश की किरणें पहुँचने की आशा की जा रही हैं। 1 से 10 की रट लगाई हुई हम आज के थोड़े से व्यक्ति कल जनमानस पर छा जाएंगे। इसे किसी को आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। लगन संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। आदर्शों को कार्यान्वित करने के लिए आतुर व्यक्ति भी यदि युग परिवर्तन के स्वप्न साकार नहीं कर सकते तो फिर और कौन उस भार को वहन करेगा। इन आरंभिक दिनों में कुछ साधन मिल जाते तो कितना अच्छा होता। समाचार पत्रों ने अभियान का महत्व समझा होता और इन उदीयमान प्रवृत्तियों के प्रचार कार्य को अपनी कुछ पंक्तियों में स्थान दिया होता तो और भी अधिक सुविधा होती। कुछ साधन संपन्न ऐसे भी होते जो यश का बदला पाने की इच्छा के बिना पैसे से सहायता कर सकते होते। कुछ कलाकार, साहित्यकार, गायक ऐसे मिले होते जो धन बटोरने की मृग तृष्णा में अपनी विभूतियाँ भी खो बैठने की अपेक्षा उन्हें नवनिर्माण के लिए समर्पित कर सके होते।
कुछ प्रतिभाशाली लोग राजनीति की कुचालों में उलझे बार बार लाते बटोरते फिरने की ललक छोड़कर अपने व्यक्तित्व को लोकमंगल की इस युग पुकार को सुन सकने में लगा सके होते तो कितना अच्छा होता। पर अभी उनका समय कहाँ आया है। फूल खिलने में देर है, अभी तो यहाँ बोने के दिन चल रहे हैं। भौरे मधुमक्खियों तितलियाँ आएगी तो बहुत, कला प्रेमी और सौंदर्य पारखी भी चक्कर काटेंगे, पर इन बुआई के दिनों में एक घड़ा पानी और एक थैला खाद लेकर कौन आ सकता है। इस दुनिया में सफलता मिलने पर जयमाला पहनाई जाती है। इसके लिए प्रयास कर रहे साधनहीन को तो व्यंग उपहास और तिरस्कार का ही पात्र बनाया जाता है। यह आशा हमें भी करनी चाहिए। साधन संपन्न का यह स्वभाव होता है कि वह हर विशेषता को, हर प्रतिभा को अपने इशारे पर चलाना चाहता है, पर विश्व को नई दिशा देने वाले उनके पीछे चलने के लिए नहीं, उन्हीं की विकृति दिशा को सुधारने के लिए सन्नद्ध हैं। ऐसी स्थिति में उनमें खीज, असहयोग, उपहास तथा विरोध के भाव उठे तो कोई आश्चर्य नहीं, निराशा की कोई बात नहीं। अपना उपास्य जन देवता है, उसकी शक्ति सबसे बड़ी है। जनमानस का उभार शक्ति का स्रोत है। वह जिधर निकलता है उधर ही रास्ता बनता चला जाता है। नवनिर्माण की गंगा का अवतरण अपना रास्ता भी बना ही लेगा। मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का प्रयास आज अपने शैशव में भी आशा और विश्वास की हरियाली लहलहाया रही है। कल उस पर फूल और फल भी लदे हुए देखे जा सकेंगे। 1 से 10 बनने की जो शपथ इस मिशन के परिजनों ने ली है, वह अपना रंग दिखाएगी। असंभव दिखने वाला कार्य संभव हो सकेगा। वाङ्मय 66 3.21-22। हमें स्वयं भी विभूतिवान सिद्ध होना होगा। अभी इन दिनों युग परिवर्तन के प्रचंड अभियान का शुभारंभ हुआ है। ज्ञान यज्ञ की हुताशन वेदी पर बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित करने वाली आज्याहुतियाँ दी जा रही हैं। जन्मेजय के नाग यज्ञ की तरह फुफकारते हुए विषधर तक्षकों को ब्रह्म तेजस स्वाहाकार द्वारा घसीटा ही जाएगा, तो उस रोमांचकारी दृश्य को देखकर दर्शकों के होश उड़ने लगेंगे। वह दिन दूर नहीं जब आज की अरणि मंथन से उत्पन्न स्फुलिंग श्रृंखला कुछ ही समय उपरांत दावानल बनकर कोटि कोटि जिह्वाएं लपलपाती हुई विभस्त ज्वालाओं से भरे अरण्य को भस्मसात करती हुई दिखाई देगी। अभी भारत में हिंदू धर्म में धर्म मंच से युग निर्माण परिवार में यह मानव जाति का भाग्य निर्माण करने वाला अभियान केंद्रित दिखाई पड़ता है, पर अगले दिनों उसकी वर्तमान सीमाएं अत्यंत विस्तृत होकर असीम हो जाएगी। तब किसी संस्था संगठन का नियंत्रण निर्देश नहीं चलेगा, वरन कोटि कोटि घटकों से विभिन्न स्तर के ऐसे ज्योतिपुंज फूटते दिखाई पड़ेंगे, जिनकी अकुट शक्ति द्वारा संपन्न होने वाले कार्य अनुपम और अद्भुत ही कहे जाएंगे। महाकाल ही इस महान परिवर्तन का सूत्रधार है और वही समय अनुसार अपनी आज की मंगलाचरण थिरकन को क्रमशः तीव्र से तीव्रतम करता चला जाएगा। तांडव नृत्य से उत्पन्न गगनचुंबी ज्वाज्वल्यमान आग्नेय लपटों द्वारा पुरातन को नूतन में परिवर्तित करने की भूमिका किस प्रकार किस रूप में अगले दिनों संपन्न होने जा रही है, आज उन सबको सोच सकना, कल्पना परिधि में ला सकना सामान्य बुद्धि के लिए प्रायः असंभव ही है। फिर भी जो भवतव्यता है वह होकर रहेगी। युग को बदलना ही है। आज की निविड़ निशा के कल का प्रभात कालीन अरुणोदय में परिवर्तन होकर रहेगा। वाङ्मय 66 3.39-40।